बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। इस स्वर्णिम काल में यूं ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक जीके जीएस की सीरीज़ शुरू कर रखी है। उसी सीरीज़ में एक क्लास हम कर चुके हैं और आज एक मैं दूसरी क्लास लेके आपके सामने आया हूं दोस्तों। और पिछली क्लास में आपका फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छा मिला, बच्चों की बहुत सारी कमेंट आई और उससे मुझे उत्साह और प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, ऐसी ही क्लास लेकर उसी अंदाज में फिर मैं आपके बीच में आया हूँ। तो दोस्तों, आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार, हाय हेलो, जय हिंद, जय भारत भैया। सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए भैया। फिर इस क्लास को हम शुरू करते हैं। जीके जीएस का पिछले एग्जाम के जितने भी सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सभी बुक का निचोड़ होगा स्टूडेंट। 10,000 क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन। अलग अलग चैप्टर के हिसाब से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने भौतिक राशियों के बारे में आपको बताया था। जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, टोटल जितनी भी क्वांटिटी आई थी उन सभी के बारे में चर्चा करी थी। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, तो आज 102वें क्वेश्चन की बारी है और ये रहा आपके सामने। स्टूडेंट, मुझे बताइएगा, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन बच्चे, कमेंट करके बताइए। अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वलेट। दो सदिश जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो बराबर होते हैं यदि केवल उनके परिमाण एक समान हो, मैग्नीट्यूड सेम हो केवल, ओनली देयर डायरेक्शन आर सेम, उनकी दिशाएं एक हों, या उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों, या मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट। बताइए स्टूडेंट, उनके परिमाण और दिशा कैसी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। सो इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। बच्चों, इसका पहले का क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। उनके परिमाण मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। 1 से 3 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने बच्चों। वह मात्रा या घटना जिसके द्वारा दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं। क्या होते हैं? परिमाण और दिशा होते हैं। बताइए वह कौन सी क्वांटिटी होती हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड पाया जाता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पाई जाती है। स्टूडेंट, उनको कौन सी राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? अदिश राशि, माप, वेक्टर या मानक इकाई। सो इट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। वो क्या होती हैं? सदिश राशियाँ। स्टूडेंट, बहुत आसान है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सदिश राशि क्या होती हैं? से का मतलब 7, एक होती हैं अदिश राशि और एक होती हैं सदिश राशि। से का मतलब 7 और दिश का मतलब दिशा, मतलब की डायरेक्शन, जिसमें दिशा साथ में हो। एक होती हैं अदिश, ये रही आपके सामने। ए का मतलब न होना, ए जो इंडिकेट करता है वो न होने को करता है। और दिश का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती है। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रिजल्ट। कि सर व्हाट इज रिजल्ट? रिजल्ट, अरे भाई कुछ भी काम है रिजल्ट तो निकलेगा। अदिश राशियों में भी रिजल्ट होता है, सदिश राशियों में भी रिजल्ट होता है। और केवल सदिश राशियों में डायरेक्शन होती है बट इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। अरे आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? आपका सिलेक्शन हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप कोई काम करो या मत करो, आपका रिजल्ट आना ही आना है। नहीं पढ़ोगे, काम नहीं करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अगर उस काम में लगा लोगे, कुछ कर लोगे तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो समझना कि रिजल्ट तो दोनों में आएगा। आउटपुट तो सभी चीज़ों में निकलती है, बट जिसमें डायरेक्शन हो वो सदिश राशि और जिसमें डायरेक्शन नहीं हो वो अदिश राशि होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ गए होंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने 104वां क्वेश्चन। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? बताइए बच्चे, कौन सी अदिश राशि है इनमें से? देखिए आंसर आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। सी इज द राइट आंसर। यंग मॉड्यूलस इज द राइट आंसर। वेट, इम्पल्स और त्वरण, ये हैं सदिश राशि। तीनों क्या हैं? सदिश राशि। इसकी मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं अभी जस्ट 2 मिनट में। अगला है 105वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अब क्या पूछा है बच्चों? नहीं है। देखिए CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
नहीं वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। अदिश राशि कौन 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 सी नहीं है ये पूछा है। तापमान, तापमान तो कैसी राशि है, अदिश राशि है। समय भी अदिश राशि है। आयतन भी कैसी राशि है, अदिश। सो इट मीन्स टॉर्क, टॉर्क इज अ सदिश राशि। ये टॉर्क बल आघूर्ण क्या होती है, सदिश राशि। सो इट मीन्स डी इज द राइट आंसर बच्चों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। बच्चों क्या पूछी है, नहीं है। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है बताइए। वर्क, वर्क कैसी है, पहला ही आंसर आ गया बच्चों। वर्क कैसी है, अदिश राशि है। वर्क कैसी है प्यारे बच्चों, अदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, फोर्स भी सदिश है और वेलोसिटी भी सदिश राशि है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों, देखिए फटाफट। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली एंड नो ब्लैंक स्पेस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सीधी सीधी पूछिए कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, अदिश राशियां। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए का मतलब न होना, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो देख लो इसमें, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे ये रहा, परिमाण और डायरेक्शन। जिसमें परिमाण और दिशा नहीं होती है वो क्या होता है, बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा प्यारे बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने 108वां क्वेश्चन। Blank space of a material is defined as the minimum amount of the work necessary to remove a free electron from the surface of the material। किसी पदार्थ के खाली स्थान को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगाने वाले आवश्यकता काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। द इलेक्ट्रोरिपल्सिव फैक्टर होगा, कूलाम फैक्टर होगा, पावर फैक्टर हो गया, वर्क फंक्शन। अरे भाई कहीं भी कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी मैकेनिकल वर्क जहां भी हो वहां पे कार्य का जिक्र होगा हमेशा। तो इसका मतलब क्या है, वर्क फंक्शन ही तो है, सीधी सी बात है। कार्य फलन इसको हिंदी में कहते हैं, वर्क फंक्शन इंग्लिश में याद कर लेना, आसान पड़ेगा। अगला है 109वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ये रहा प्यारे बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल के द्वारा, किसी भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण। देखो इसी चीज का जिक्र किया था जस्ट 1 मिनट पहले अभी। जब कभी भी यांत्रिक शब्द लिखा मिल जाए, यांत्रिक मतलब कि मैकेनिकल, क्या मैकेनिकल, तो समझ जाना मैकेनिकल किसी वस्तु के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा, व्यक्ति वस्तु या मशीन के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे बोला जाता है यांत्रिक, मैकेनिकल वर्क। सो इट मीन्स इसमें आंसर क्या होगा भैया, पावर, शक्ति नहीं, बल नहीं। देखो दे रखा है, ये रहा वर्क, कार्य। मशीन, व्यक्ति, वस्तु के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वर्क, काम कहलाता है। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। कार्य के बारे में बताइए, कार्य होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकल जाएंगे, फटाफट देखिए। देखिए बच्चों, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W मतलब कि वर्क, मतलब कि कार्य। F का मतलब होता है प्यारे बच्चों फोर्स, फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। और कॉस थीटा ये एंगल का मान होता है। देखते हैं कौन सा गलत है। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों। विस्थापन की जगह 0 रख दो, किसी की गुना 0 से करेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो विस्थापन होती है ना, ये होती है सदिश राशि। कैसी होती है, सदिश राशि होती है। और सदिश राशि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो विस्थापन के कारण ऋणात्मक भी हो सकता है कार्य, नेगेटिव भी हो सकता है कार्य। 3 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड 0 वर्क। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही हो उसी डायरेक्शन में यदि बॉडी मूव करे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। बात समझ आई। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रहे हो यदि उसकी अपोजिट मूव करने की कोशिश करे वस्तु, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। यदि वस्तु अपने स्थान पर ही स्थिर रहे, दैट इज कॉल्ड 0 वर्क। बात समझ आई। जैसे मैं किसी वस्तु को नीचे फेंकता हूं, फेंकूंगा तो इधर चली गई, इधर, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। लेकिन एक जो फ्रिक्शन बल होता है ना, घर्षण, फर्श के बीच में जो खुरदरापन होता है वो अपोज फोर्स लगाता है, तो जो वापस बैक फोर्स मारती है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क।
इट्स यूनिट इज जूल, कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। बिल्कुल सही है भैया, ये तो असत्य पूछा है, तो क्या इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी? ये एक सदिश राशि है प्यारे बच्चों? नहीं। कार्य कैसी राशि है प्यारे बच्चों? अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि। सो इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। वर्क डन, देखिए यहाँ पे विस्थापन है, ये सदिश राशि है, बट केवल अगर वर्क पूछे तो कार्य क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत शानदार सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, बहुत सभी बच्चों का प्यार और दुलार मिला है बच्चों। इस सीरीज को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चंस को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और करते रहेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? और जिस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया है, मैंने उसके पास PDF फाइल शेयर कर दी है ना। और टेलीग्राम चैनल पे, हमारे पे क्रेजी किडर टेलीग्राम चैनल पे आप वो PDF फाइल पा सकते हैं, वहीं से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पावर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। रेट ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य के दर को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। बी इज द राइट आंसर। 112 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। दैट्स अ वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। एक अश्व शक्ति लगभग कितने वॉट के बराबर होती है स्टूडेंट? 746 वॉट। कहाँ इसमें? 750। सो इट मीन्स इस कंडीशन में आंसर क्या रहेगा? 750 रहेगा। बट होती कितनी है? 746 वॉट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर? 746 वॉट। वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के। क्लियर है ना? बारह 10 11 12। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 13 114वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप जानते हैं प्यारे बच्चों? आइए मैं उसको समझा देता हूं आपको। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? यही ले लेते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और पृथ्वी के द्वारा, जड़ों के द्वारा जल प्राप्त करते हैं। तो इस जब CO2 की रिएक्शन H2O के साथ होती है तो ये क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस निकालता है। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, प्लस में C6H12 एंड O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। कौन? पेड़ पौधे। और पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं प्यारे बच्चों? ग्लूकोज के रूप में। आपकी स्क्रीन के सामने किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। प्लस में क्या निकालता है? पानी निकालता है, H2O। और प्लस में ATP के रूप में एनर्जी भी निकालता है ना। अब आपको पता है ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये दिन में होती है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है तथा श्वसन की प्रक्रिया रात में होती है। पेड़ पौधे जो श्वसन करते हैं वो रात में करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल सुना होगा ना, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है। देखो बताइए फटाफट। क्या स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा? नहीं यार, बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा? जी नहीं। क्या प्रकाश ऊर्जा से? सीधी सी बात है भाई, सनलाइट है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। बिल्कुल, क्या बन रही है? क्या ग्लूकोज निकाल रहा है या ऊष्मीय ऊर्जा से? सी इज द राइट आंसर। आसान है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? आगे बढ़ें। देखो ये भी दे रखा है ना, ये रहा नीचे। देखो वही चीज है, सेम वही चीज है जो 6 और 12 लिखे हैं ना, ये बैलेंस करना होता है रिएक्शन को। ये सीख लेंगे हम आराम से। देखो भी कैसे, कार्बन के 6 हैं, इधर भी कार्बन के 6 होंगे। इधर ऑक्सीजन के 12 हैं और 12 और 12 24, तो इधर भी 24 मिलेंगे। इधर 12 दूनी 24, तो हाइड्रोजन के 24 हैं तो इधर भी 24 होंगे। दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर है ना? जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो 115 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और 115 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अब प्यारे बच्चों आप मुझे बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे फटाफट। अरे हो जा छोटा। 115 क्वेश्चन का आंसर, पवन चक्की जो टरबाइन होती हैं, देखी होंगी आपने, चलती हैं, ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? जो पवन चक्की होती हैं प्यारे बच्चों,
गतिज ऊर्जा को किस में करती हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। क्लियर है ना। गतिज ऊर्जा किसी भी एक विशेष गति के कारण चलती है ना, वो तो कौन सी है, पहली एनर्जी बताया था, मतलब जब चलती हैं तो गतिज ऊर्जा है। और किस में, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब कोई भी फंक्शन किसी भी मशीन, व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कोई कार्य होता है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल वर्क कहते हैं। क्लियर है। 116 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड होती है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। देख लो ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा। गतिशील और चलनशील पिंड के वेग पर, गतिशील पिंड के द्रव्यमान पर, गतिशील पिंड के दाब पर, गतिशील पिंड के वेग और द्रव्यमान दोनों पर। डी इज द राइट आंसर। आसान है ना, मास भी है वेलोसिटी भी है। वही सारी चीजें दे रखी हैं। अच्छा दे रखा है। 117 क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देखेंगे प्यारे बच्चों। ऊर्जा के मापन की इकाई की पहचान करें। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। 118 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेवार होता है, बताइए इसका। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में। प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बहुत शानदार सीरीज चल रही है, बच्चों का प्यार बहुत मिल रहा है। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो नोटिफिकेशन होती है क्लास की वो आपको नोटिफाई हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि क्लास शुरू हो चुकी है। और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। इसका ऑप्शन का आंसर मुझे बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट प्यारे बच्चों। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य से जल विद्युत उत्पादन, देखो आपको पता है जो टरबाइन होते हैं, बांध बनाकर रोका गया पानी, बांध पे क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। बांध पे क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। बांध बनाकर रोका गया पानी, सबसे पहले होती है पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट में क्या निकलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस एंड नो। तो देखो इसमें कहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा है कहीं, देखिए ये रही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण। नहीं, तापीय नहीं है, विद्युत ऊर्जा में है। देखेंगे गुरुत्वीय ऊर्जा नहीं है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सो इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों इसका डी आंसर होगा, क्योंकि पहले पानी को रोका जाता है, रोका गया एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। बांध बनाकर रोका गया पानी, फिर गिराया जाता है, फिर टरबाइन वगैरह चलती हैं, लास्ट में आउटपुट निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। 118 था प्यारे बच्चों। 119 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आप फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए, देख के बताइए, बिना देखे बताइए। मेन मोटिव मेरा ये है कि आपके याद होनी चाहिए चीजें बस। वस्तु का द्रव्यमान, प्यारे बच्चों वस्तु का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, सब जगह पर सेम रहता है, इज इक्वल टू इट्स वेट, उसके भार के बराबर होता है, या पहाड़ों पर अत्यधिक होता है। मैंने बताया था कि मास कांट बी चेंज, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। माँ अपने बच्चे पर प्यार कभी नहीं बदलती है, हमेशा एक जैसा रखती है। तो याद रखना मास हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। 120 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे बच्चों। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च खालिस्तान होता है। अ बॉडी हैविंग वेरी हाई मास इज बाउंड टू हैव अ हाई। बताइए अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च होता है, क्या होता है, मंदता, त्वरण, वेग और जड़त्व। इनर्शिया जड़ का मतलब स्थिर। क्या बच्चों, स्थिर। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में क्या होती है, स्थिरता होती है। डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। इसको कैसे याद रखेंगे, एक छोटी चीज है, एक बड़ी चीज है, एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है। मास किसका ज्यादा है, बड़े पत्थर का ज्यादा है। सही है। तो कौन सा अपने स्थान पर बना रहना चाहता है, जो बड़ा पत्थर है, क्योंकि उसको तो हल्के से तो आराम से हटा दोगे ना तुम। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। 121 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जड़ता क्या होती है, जड़ता क्या होती है।
अभी मैंने बात ही बातों में बताया था कि बना रहना चाहता है अपने स्थान पर, वही तो जड़त्व होता है, इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, एक ही स्थिति में बना रहना चाहती है। मतलब जो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू द रजिस्ट चेंज इन द करंट स्टेट जो होती है, सो इट मींस ए इज द राइट आंसर। क्या होगा प्यारे बच्चों? ए होगा। जड़त्व क्या होता है? जड़, जैसे पेड़ में जो जड़ें होती हैं ना, पेड़ को स्थिर करके रखती है, ऐसे ही जड़त्व का मतलब क्या होता है? जो स्थिर रहना चाहता है। क्लियर है ना? ये न्यूटन का पहला नियम भी बोला जाता है प्यारे बच्चों, जड़त्व का नियम। इसको गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है ना? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मैं एज अ एग्जाम्पल बात करूं चर्चा करने में, तो बच्चों आपकी जो स्क्रीन है वो क्लियर है या ब्लर आ रही है? मुझे लग रहा है हाँ, बीच बीच में हो जाता है। चलो कोई नहीं, देखो क्लियर है। अब आपने देखा होगा एक साइकिल में पेडल मार देते हैं तो साइकिल कुछ दूरी तक अपने आप चली जाती है। पेड़ का पत्तों से, पेड़ का पत्तों से टूटकर नहीं, मतलब पत्तों का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, है ना? और एक चादर या डंडे को पीटने से धूल के कणों का नीचे गिरना, है ना? एक गोटी स्ट्राइकर खेलते हैं तो आपने देखा होगा नीचे की गोटी निकल जाती है और ऊपर ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये सब किसके कारण होता है? न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? 122 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तृतीय नियम भी दे रखा है। तृतीय नियम एक्शन का रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों, क्रिया की प्रतिक्रिया। आप किसी में एक थप्पड़ मारियो, बदले में आपको क्या मिलेगा? हो सकता है डबल रिएक्शन मिल जाए। ये प्रकृति का नियम भी है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। बंदूक से गोली चलाते समय गोली आगे की तरफ, बंदूक का झटका पीछे की तरफ। आप स्विम करते हैं, आप पीछे की तरफ हाथों को करते हैं, आप आगे भागते हैं। नाव को चलाते समय जो वो नाविक होता है चप्पुओं को पीछे की तरफ फेंकता है, नाव कहाँ चलती है? आगे की तरफ चलती है। यस एंड नो? बात समझ रहे हो ना? वो न्यूटन का तीसरा नियम है, एक्शन का रिएक्शन। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा 124वां क्वेश्चन। फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए, 124 का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम? अरे अभी तो बताया है मेरे यारो। क्या बताया है? न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कुछ सोचना ही नहीं है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मार दो, तीसरी आंख खोल दो, तीसरा नियम है। क्वेश्चन बहुत शानदार चल रहे हैं, गजब चल रहे हैं बच्चों। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जितना दूसरों का भला करोगे उतना अपने आप भला हो जाएगा। वो परमात्मा, वो नेचर, वो प्रकृति, कोई ना कोई चीज वो ऊपर बैठी है, वो सब देखती है दोस्तों। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? बताइए। ऊर्जा का संरक्षण, उत्सर्जित गैसों के पीछे की ओर धक्का लगने से, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। बताइए फटाफट प्यारे बच्चों। सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अगर सीजीएल में आ गया तो नहीं है कि सीएचएसएल में नहीं आ सकता, एमटीएस में नहीं आ सकता, रेलवे में नहीं आ सकता, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ग्रुप डी में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? बताइए प्यारे बच्चों, देखें आंसर की तरफ बढ़ें फटाफट फटाफट। कौन सा कह रहे हैं बच्चे? सी बता रहे हैं, तीसरा नियम बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। मैंने बताया था कि एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों। 126 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है? अभी पढ़ा था, जड़त्व का नियम जाना जाता है। सी इज द राइट आंसर। बेहद आसान प्यारे बच्चों, बेहद आसान। 127 क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। वीडियो को फटाफट लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना? फटाफट 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 जुड़ते रहिए बच्चों। और यहाँ पे कोई अटेंडेंस लगवाने मत आया करो, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार छोड़ के भाग जाते हैं बच्चों। पढ़ना है तो शिद्दत से पढ़ो, लगन से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक यह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम? अरे मेरे भाई वही पहला नियम है। देखो घूम फिर कर क्वेश्चन का आंसर और आंसर का ही क्वेश्चन बन रहा है। बात समझ गई ना? तो इसको ऑप्शन कहाँ है? ऊपर दे रखे हैं, देखो ये रहा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन 100
यही था ना? हाँ प्यारे बच्चों देखो प्रथम नियम है, हाँ ए इज द राइट आंसर। 120 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट मुझे इसका आंसर जवाब दे दीजिए प्यारे बच्चों। ये रहा ऑप्शन आपके सामने और ये रहा क्वेश्चन। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के खालिस्थान को निर्धारित करने में सक्षम कराता है। वेग, स्पीड, त्वरण या दूरी। बताइए प्यारे बच्चों, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है प्यारे बच्चों? F इज इक्वल टू एम ए। m का मतलब मास, a का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण। इसमें बता रखा है कि एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है यदि बल की मात्रा, वस्तु, द्रव्यमान ज्ञात है। क्या ज्ञात है? द्रव्यमान तो दे रखा है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम हमें वस्तु के किससे मिलेगा? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन है, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? 129 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी, रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? प्यारे बच्चों बताइए, बताइए फटाफट। ध्वनि के परावर्तन, कोई मतलब ही नहीं है। रॉकेट ऊपर की तरफ चलता है, नीचे की तरफ फ्यूल जलता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? संवेग के, सॉरी सेकेंड, हाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। कहाँ है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, ऊष्मा गतिकी के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। बताइए प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर। न्यूटन का तीसरा गति का नियम होता है, देखो दे भी रखा होगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही क्या बोलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम। क्रिया की प्रतिक्रिया, ऊपर भागेगा फ्यूल जलेगा नीचे तेजी के साथ। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? 130वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट देखेंगे प्यारे बच्चों, फटाफट वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, फटाफट बच्चों के साथ शेयर करते रहेंगे। बच्चों 130 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट फटाफट हम क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, आंसर लेते जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा कमेंटों की तरफ मैं ध्यान भी नहीं दे रहा प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे कंटेंट देना है। कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, यही मेरा ध्येय है। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? बल आघूर्ण टॉर्क के बारे में बात कर रहा है। प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, प्रयुक्त बल की दिशा के समान, प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत या त्रिज्या के समानांतर होता है। बताइए बच्चों, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ए इज द राइट आंसर। क्या होता है? ए इज द राइट आंसर। बल आघूर्ण की एसआई यूनिट क्या होती है? बल आघूर्ण की एसआई यूनिट, टॉर्क की जो एसआई यूनिट होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? बताइए। न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा 132 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है प्यारे बच्चों। बल के अनुप्रयोग के लिए पिंड और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? ब्लैंक स्पेस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो प्यारे बच्चों से क्या बोला जाता है? आघूर्ण ही बोला जाता है। आघूर्ण भुजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आघूर्ण भुजा बोला जाता है। ये इसकी बात कर रहा है यहाँ से, ठीक है ना? ये एंगल बल आघूर्ण, टॉर्क क्या है? टॉर्क। टॉर्क कहाँ काम करता है प्यारे बच्चों? टॉर्क के बारे में एक बात आपको बता देता हूँ। टॉर्क कब काम करता है? मानो फोर्स तो हम उतनी लगाएं, स्टूडेंट, फोर्स तो हम उतनी लगाएं, लेकिन जो डिस्टेंस है अगर उसको बढ़ा दिया जाता है, बल तो हम उतना ही लगाएं, लेकिन जितना पहले लग रहा था, और डिस्टेंस को अगर हम ज़्यादा कर दें तो फोर्स अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। कैसे ज़्यादा हो जाएगी? जैसे आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, एक हेड पंप होगा। क्या होगा? हेड पंप आपके यहाँ पे। जब हम उसमें नीचे से पकड़ के चलाते हैं तो आसानी से चलता है। जब हम उसको ऊपर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस घटा दिया, तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे अब घर के गेट होते हैं, जो चौखट होती हैं, चौखट जो आपकी किवाड़ होंगी, उनमें जो चौखट होंगी, चौखट के बीच में अगर स्पेस कम है तो उसको खींचने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। अगर चौखट के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो वो आसानी से खींच जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये जो पहले दादी अम्मा होती थी, वो जो हाथ से चलाने की जो चक्की होती थी,
उसमें दाल पीसती थी। अब वो जो हत्ता होता है वो कहाँ होता है, कोने पे होता है, वो होते हैं ना बाट से होते हैं जो गोल गोल होते हैं, देखे होंगे प्यारे बच्चों। तो उसको जब हम चलाते हैं, ऐसे जो चक्की होती है दूर से पकड़ के चलाते हैं तो आसानी चलता है, अगर उसको हम जहाँ से डालते हैं अगर वहीं लगा दें तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बात समझ आई ना, तो वही टॉर्क होता है। अगला क्वेश्चन 133 क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिमाण बड़े खालिस्तान में होता है। बताइए, अ लार्जर फोर्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी रिजल्ट इन लार्जर। बताइए फटाफट। एक्सिस ऑफ रोटेशन, यार घूर्णन की धुरी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका आंसर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, ये ना ये जो डेल्टा लिखा है ना प्यारे बच्चों, जो इस तरह से कहीं भी आपको लिखा मिल जाए, मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से डेल्टा ये चेंजमेंट को प्रदर्शित करता है। किसको, चेंजमेंट, कोई भी बदलाव को। डेल्टा वी बटे में डेल्टा टी होता है। एफ इज इक्वल टू एम में होता है, वही न्यूटन का सेकंड नियम है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। हाय हाय हाय, पूरा ही कट गया मामला। देखो भाई, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। 133। अब हम बढ़ते हैं 134 क्वेश्चन की तरफ। 134 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए प्यारे बच्चों, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या बोला जाता है। बताइए, बल बोला जाता है फोर्स, या तो धक्का मारिए बल होगा, या खींचिए वो बल होगा, सीधी सी बात है। 135 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है। द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड। क्या बोला जाता है, बताइए प्यारे बच्चों। इसको बोला जाता है संवेग। क्या बोला जाता है, मोमेंटम। द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को, मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, उसे क्या बोला जाता है, संवेग बोला जाता है। क्लियर है। इसकी जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों, P इज इक्वल टू एम वी, मास इनटू में वेलोसिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, या न्यूटन सेकेंड होता है। सॉरी, किलोग्राम मीटर, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। 136 क्वेश्चन, आवेग किसके बराबर होता है, किसके तुल्य होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू, बताइए बच्चों, प्यारे बच्चों बताइए, संवेग में परिवर्तन, जितना मोमेंटम में चेंज होगा वही क्या बोला जाएगा, आवेग बोला जाता है, इम्पल्स बोला जाता है। क्लियर है। 137 क्वेश्चन, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है। अभी वही चीज आया है प्यारे बच्चों, संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। फटाफट 137 का क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। 137वें क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे बच्चों। फोर्स क्या कहते हैं, बल कहते हैं, वो सारी चीजें हैं। 138 क्वेश्चन फटाफट देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। 138 क्वेश्चन, प्यारे बच्चों कान में लीड लगा के और अपना एकांत में इसको सुन भी सकते हैं, साथ के साथ मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, आंसर भी बोल रहा हूँ आपके साथ साथ, आपको डबल बेनिफिट होगा इस चीज़ से। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ स्टूडेंट, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अरे इतना तो कर ही सकते हैं यार, हम आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं। एक जगह सार संग्रह आपको 10,000 क्वेश्चंस का मिलने वाला है, वो भी टॉपिक सहित। दोस्तों कहीं पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको अश्योर करता हूँ, दिल से मैं यह बात बता रहा हूँ स्टूडेंट। एक जगह पर इतना अच्छा कंटेंट, इतना बेहतरीन और शानदार कंटेंट आपको एक साथ देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, आगे आपकी मर्जी है। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है, विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है, ये बताओ मुझे फटाफट, बताइए प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, ये तो सही लिखा है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है, विस्थापन बराबर हो सकता है,
बिल्कुल सही लिखा है, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, बराबर तो हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता। इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, बिल्कुल सही लिखा है भैया, विस्थापन की यूनिट मीटर होती है। यह हमेशा धनात्मक होता है, नहीं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, जो विस्थापन होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। सो इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। यस एंड नो? वही सारी चीजें बताइए जो अभी मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें वही लिखी हैं प्यारे बच्चों। 139 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और फटाफट इसका मुझे आंसर बता दीजिए। दूरी का सूत्र पूछा है, बस दूरी का सूत्र पूछा है। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, तो दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, तो गति गुना समय इज द राइट आंसर। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, सारे ही बच्चों वाले हैं, तुम्हारे लिए तो हैं। 139 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 140वां क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। बच्चे कह रहे थे कि सर 100 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है बच्चों, हाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में समय लगता है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा लंबी वीडियो आप मैनेज कर सकते हैं। यार जब मैं नहीं थक रहा तो आप कैसे थक जाते हैं इतनी जल्दी। चलो आगे से देखेंगे बच्चों। बच्चों की बहुत सारी कमेंट आई थी, मैसेजेस मेरे पास आए थे कि सर 50 क्वेश्चन बहुत रहते हैं एक दिन के लिए। तो बच्चों विचार करेंगे उस पर भी, क्योंकि साथ के साथ डिस्क्रिप्शन भी करवानी होती है, तो उसका हमें देखना होता है। What is the distance covered by the object in unit time called? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है? अरे बताइए यार, तय की गई दूरी को v चाल क्या बोला जाता है? चाल बोला जाता है। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। ये रहा 141 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है? बताइए बच्चों, यदि चाल परिवर्तित होती रहती है, समान गति, अरे परिवर्तित नहीं होगी तो समान गति होगी ना। असमान गति, आवर्ती गति या अनावर्ती गति, असमान है, यूनिफॉर्म मोशन होगी। कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 40, तो इट मीन्स असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? 141 के बाद 142 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रक्षेप्य पथ को उसको क्या कहा जाता है? प्रक्षेप्य के पथ को उसका क्या कहा जाता है? द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स। बताइए प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है? प्रक्षेप्य पथ बोला जाता है। प्रक्षेप्य पथ क्या होता है समझ लेते हैं। एक होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है मैं यहीं दिखा देता हूँ, इसी पे लिख देता हूँ, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से ये होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें दो डिस्टेंस कवर होते हों। कितने डिस्टेंस? दो डिस्टेंस कवर, दो दूरियां कवर होती हों। एक ये वाली डिस्टेंस और एक ये वाली डिस्टेंस है प्यारे बच्चों। जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, अब भाला फेंका होगा तो उसका डिस्टेंस ऊपर से ऐसे उड़ उड़ के नापा होगा? नहीं, वो कहाँ से नाप लिया होगा? 89 पॉइंट समथिंग जितना भी फेंका था। एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, जिसमें पैराबोलिक पाथ होता हो। क्या होता हो प्यारे बच्चे? पैराबोलिक पाथ, जिसमें पैराबोलिक पाथ को बोला जाता है परवलयाकार, सेमी सर्किल टाइप, परवलयाकार। और एक होता है लीनियर डिस्टेंस, लीनियर मोशन, और एक होता है पैराबोलिक पाथ। इसमें एक एंगल क्रिएट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एंगल क्रिएट होता है। क्लियर है? तो वही है प्रक्षेप्य पथ। प्रक्षेप्य के पथ को इसका क्या कहा जाता है? प्रक्षेप्य पथ प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। ठीक है, इसमें तीन चीजें निकल के आती हैं, ये भी इसी में ही रिलेट होगा बच्चों। एक इसकी रेंज पूछ लेगा कि कितनी दूरी तक जा रहा है। एक पूछ लेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2² sin थीटा बटे बाई जी, टाइम फ्लाइट, कितना उड़ान काल है इसका, कितने समय हवा में रहा, और रेंज कितनी दूरी तक पहुंच रहा। ऊंचाई मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 143 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है। अरे कहाँ है ये? आ जा, यहाँ आ जा, अरे आ जा, बताइए। इसका 143 का तो यहाँ होगा ना। देखो प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा। अ प्रोजेक्टाइल मोशन अ लार्ज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल
प्रोड्यूस। अब प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है, समतल प्रक्षेप पथ, वक्र प्रक्षेप पथ, या स्ट्रेट प्रक्षेप पथ, या ऊंचा प्रक्षेप पथ। अरे सीधी सी बात है कि प्रक्षेप्य गति में देखो, ये समझने वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यही चीज थी। तो ये कैसे भाग रहा है? ऊंचाई, तो मतलब कैसा बनाता है? ऊंचा प्रक्षेप्य पथ बनाता है। कैसा? फ्लैट नहीं बनाता है, वक्र नहीं बनाता है, इस तरह से नहीं बनाता है, सीधा नहीं बनाता है, कैसा बनाता है? ऊंचा प्रक्षेप्य पथ तैयार करता है। देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। क्लियर है ना? अगला क्या है? 144वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों। 144वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऐसे ऊर्ध्वाधर मीन्स हॉरिजॉन्टल, ऊपर की ओर फेंका जाता है। सॉरी, ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल कहते हैं प्यारे बच्चों, और क्षैतिज को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? त्वरण नीचे की ओर होता है, त्वरण ऊपर की ओर होता है, वेग नीचे की ओर होता है, वेग क्षैतिज में होता है। सीधी सी बात है, त्वरण जब किसी वस्तु को ऐसे फेंका जाएगा, देखो मेरी तरफ, ऐसे फेंका जाएगा, ऊपर, उसको जैसे ही उसको फेंका गया तो वो नीचे आएगी। भाई कोई भी वस्तु है ऊपर जाकर ग्रेविटी भी तो अपना रोल अदा करेगी ना, तो त्वरण कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। सो इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो ऊपर जाते समय त्वरण ऊपर की ओर होता है, वह उच्चतम बिंदु पहुंच जाता है तो नीचे आते समय त्वरण नीचे की ओर। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां ये मारकर रुकेगा ऊपर जाकर, फिर वहां से कहाँ आना शुरू हो जाएगा? नीचे आना। 145 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को बड़े सोच समझकर तैयार किया गया है, बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है प्यारे बच्चों। टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज पूरी की पूरी यहाँ पे साइंस होगी, पूरी की पूरी जीके होने वाली है। पहले फिजिक्स शुरू की है, फिर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 10,000 का क्वेश्चंस बैंक आपको एक ही रूप में मिल रहा है, एक ही सीरीज में मिल रहा है प्यारे बच्चों, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? वैल्यू आपको खुद पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। मैं आपको बार बार बोलूँगा तो आपको भी ये लगेगा कि सर क्यों बोल रहे हैं, अपने फ़ायदे के ला रहे हैं। मेरा फ़ायदा कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मेरी वजह से कितने लोगों का भला हो रहा है, यही मेरे लिए कामयाबी है। आपके लिए कामयाबी की डेफिनेशन क्या हो सकती है मुझे नहीं पता। आगे देखिए, यदि एक गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वही चीज़ है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन अलग है। यदि एक गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? बताइए प्यारे बच्चों। एक्सेलरेशन, गति, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या परिवर्तित, गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता? एक्सेलरेशन नहीं होती, सीधी सी बात है। दूरी तो होगी, स्थितिज ऊर्जा हो ही नहीं सकती। गति कहीं कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है। ऊपर से नीचे आते वक्त गति ज़्यादा होगी, ऊपर जाते वक्त गति कम होगी, लेकिन एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्योंकि जितनी ऊपर उतनी ही नीचे। 146 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चों। लाइक तो मार दो यार, मैं देख रहा हूँ कि लाइक बहुत कम है, बच्चे खूब जुड़े हुए हैं। लाइक बहुत कम है, लाइक 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 कर दो भैया वीडियो को। हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। अरे आपका क्या जा रहा है यार, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए। आपको एक थमका ही तो, इसमें भी ये सोचते हैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना, अरे क्या सोचना, कर देना यार। 146 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय खाली स्थान होता है, बताइए। इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ऑप्शन ए, अरे कहाँ है ऑप्शन इसके? 146 क्वेश्चन। प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय खाली स्थान होता है, ये रहा। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से तिगुना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने लिए लगने वाले समय से 4 गुना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 2 गुना। तो स्टूडेंट 2 गुना ही तो है, पहुंचने के लिए समय से 2 गुना। देखो इसको, देखो डायरेक्ट आंसर देखो, यहाँ मैं आपको बताता हूँ।
किसी वस्तु को, पिंड का मतलब वस्तु को फेंकने तथा उसके वापस पृथ्वी पर के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर वो ऊपर रहेगी। पिंड के दौरान अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंचता है और वापस पृथ्वी पर गिरता है। इस प्रकार पिंड का वस्तु का और वहां से वापस पृथ्वी, इस प्रकार वस्तु का उड्डयन काल उसकी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दुगना होता है। भाई एक बार तो ऊपर जाएगा, फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो टाइम कितना होगा, डबल होगा ना, सीधी सी बात है। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आगे बढ़ो। 147 क्वेश्चन, ये रहा 147। अरे तू रुक जा, कहाँ भाग रहा है? 147 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। देखो फटाफट 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 फटाफट। इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और खालिस्तान पर प्रक्षेपित किया जाए। मोशन द हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव्ड इज द सेम whether the body is projectile, बताइए, थीटा एंड 180 डिग्री या 60 डिग्री माइनस थीटा या 120 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री। प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा पर एक समान होते। अरे बच्चों क्षैतिज सीमा पर, कैसी? क्षैतिज सीमा पर एक समान होती है। क्षैतिज सीमा पर एक समान कैसे? क्षैतिज सीमा पर एक समान होती है। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। बात समझ आई? एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और 90 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के सामने? 148 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति है, तभी से तो पढ़ रहे हैं यार। पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना। बी इज द राइट आंसर। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। हाँ ये इसी का ही है। 149 क्वेश्चन है ना बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट, है ना बच्चों। 50 ही क्वेश्चन करें ना, 50 क्वेश्चन किया करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा, है ना। 49 क्वेश्चन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, देखिए लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो बाद में रिकॉर्डेड होने के बाद और भी बच्चे इसका फ़ायदा ले सके फटाफट। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? अरे सीधी सी बात है, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आएगी कि वस्तु वहां जाकर रुक जाएगी, फिर वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगी, तो 0 मीटर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के दिन का प्यारे बच्चों, मैं बार बार करता हूं कि ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर मुझे एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, उसका संवेग स्थिर रहता है, या उसके वेग का उर्ध्व घटक स्थिर रहता है, या उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। इंग्लिश में कहें तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से जब किसी वस्तु को फायर किया जाता है, किसी भी गोले को, तो उसके दौरान प्रक्षेप्य गति के दौरान क्या क्या स्थिर रहता है? काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यस एंड नो। अरे काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी तो वही होता है वस्तु का चलना। संवेग स्थिर रहता है वेग में, ये आपको मुझे नहीं पता बच्चों। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ए, बी एंड सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं प्यारे बच्चों की 50वें, 150वें, 150वें क्वेश्चन का क्या है। 100 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके थे, आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन अगली क्लास में आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको बच्चों बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सीरीज चल रही है बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं बच्चों। आप तो पीछे नहीं हैं। अगर आज हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो अभी आप पीछे नहीं हैं। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आने वाले हैं प्यारे बच्चों। 10,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं प्यारे बच्चों। 10,000 क्वेश्चन, वो भी वो क्वेश्चन नहीं है कोई अट्टे पट्टे क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में भारत के, मैंने बताया है कि भारत के किसी भी एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ चुका है तो उस क्वेश्चन की दूसरे एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना होती है। और ऐसा कोई बच्चा नहीं बैठा होगा जो केवल एक ही टेस्ट के बेस पे बैठा हो, चाहे एक टेस्ट के बेस पे भी बैठा हो। जीएस का पोर्शन हर किसी में इंक्लूड होता है, हर किसी में वेटेज जीएस का भरपूर मात्रा में आता है प्यारे बच्चों। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीएस का फ़ायदा उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बच्चों, इसी अंदाज में फिर आपसे मुलाकात होगी। बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ प्यारे बच्चों, वैसे आपको छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन करा दूं, पढ़ा दूं। लेकिन बच्चों की कमेंट मेरे पास आए, बच्चों के मैसेजेस आए कि सर क्लास को ना आप 1 घंटे से फालतू मत किया करो, क्योंकि वो पिछला भी तो याद करना होता है, पिछला भी तो देखना होता है। अब मैं पढ़ाता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, इतना प्रेशर ले जाओ कि आप छोड़ के ही भाग जाओ। नहीं दोस्त, हमें बड़े व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से करना है, एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको बता देता हूँ। हमारे क्रेजी कीड़ा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको डेली जो जो पीडीएफ फाइल होती रहती हैं उनकी आपको पीडीएफ फाइल वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। यहाँ पे पढ़िए, वहाँ पे पढ़िए, एक बार यहाँ सुन लीजिए, देख लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए, आंखों में कर निकाल लीजिए, गारंटी के साथ सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बच्चों कर लीजिए, मौका मिला है आपको, ऐसा बेहतरीन मौका फिर नहीं मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही है। इन 150 क्वेश्चन के बाद अगली क्लास में अगली बारी होगी। तो मिलते हैं बच्चों आपसे उसी अंदाज में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे, हैं। ओके, बाय बाय। बंद करो।